सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माहरूख शहरियार। नेशनल डायलॉग कमेटी मफाहिमत का दावा मगर समत गैर वाज़े। ये मुज़ाकरात हैं या महज एक सियासी सरगर्मी? अगर ये वाकई कोई कौमी मुकालमा है तो फिर अडियाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करते? क्या सबसे बड़े फरीक को नज़रअंदाज करके किसी डायलॉग को नेशनल कहा जा सकता है? उधर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मफाहिमत के लिए रास्ता निकालना चाहिए, मगर सवाल ये है कि रास्ता निकालेगा कौन? क्या ये रास्ता बगैर इमरान खान के मुमकिन होगा? क्या PTI इसको मानेगी? अपोजिशन इत्तेहाद और नेशनल डायलॉग कमेटी का मिशन बज़ाहिर एक, मगर रास्ते जुदा जुदा क्यों हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि मफाहिमती मिशन कोट लखपत जेल के असीरान का मुतालबा तो कर रहा है, लेकिन बानी PTI की रिहाई का मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा? मुज़ाकरात का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, अपोजिशन या फिर वो निज़ाम जो हर संजीदा कोशिश को डेडलॉक में बदल देता है? नेशनल डायलॉग कमेटी की पेशगी मुतालबात पर तो अभी तक हुकूमत खुद कान धरने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन सी और कहाँ की मफाहिमत? इन्हीं सवालात को आगे बढ़ाएंगे। महमूद मौलवी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो बार बार बात हो रही है, नेशनल डायलॉग कमेटी बना दी गई है, ये सारे मामलात हैं ज़ाहिर है जिसमें आप भी हैं, इसका जो मामला है वो पहुंचा कहाँ तक है और अभी तक इसका कोई आउटकम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पसे पर्दा क्या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी तक आवाम के सामने नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका आउटकम आपको कुछ अरसे में नज़र आएगा। इस वक्त जो है हम जो है पर्दे के पीछे काम इसलिए कर रहे हैं कि, और मैं आपको ये कहूँ कि PTI के लोगों से भी हम इन टच हैं और दूसरे लोगों से भी इन टच है। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा ये फ्रीज करना इसलिए पड़ गया था क्योंकि आपको पता है जो है इस वक्त आपके सामने है 2-3 रोज़ कबल जो लंदन में हुआ। फिर बदकिस्मती ये है कि जो है इसको इतना इन्होंने PTI ने अपने सोशल मीडिया पे चला दिया। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने वापस भी लिया है और इसको कंडेम भी किया है, क्योंकि देखिए PTI को ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस किस्म की चीज़ें उनके सोशल मीडिया पे चलेगी और जो है वो इसको अगर खुदा न खास्ता ऑन करेंगे तो फिर तो डायलॉग की बात कहाँ से होगी? देखिए, डायलॉग उसी वक्त होगा जब टेम्परेचर्स नीचे आएंगे ना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप किस कैपेसिटी में ये सारी मफाहिमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना आपको PTI मान रही है, गवर्नमेंट को भी आपने ख़त लिखा, अभी तक आपके ख़त का जवाब तो दिया नहीं गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं जो हुकूमती हल्के हैं कि जब उनको PTI ही नहीं तस्लीम करती है तो फिर हम किस तरीके से उनकी बात पर इक्तफ़ा करें या उनकी बात मानें और ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ाएँ। तो ये थोड़ा सा ज़रा क्लियर कीजिएगा क्योंकि PTI को तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि हम बेसिकली हम PTI को रिप्रेजेंट इस वक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सब PTI छोड़ चुके हैं। टेक्निकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें ये मुल्क के मफाद में ये टेम्परेचर जब नीचे आएंगे और हम उन लोगों से मिले और सब लोगों से मिल रहे हैं, उसकी वजह है कि देखें इकनॉमी बेहतर हो और मुल्क में जैसी टेम्परेचर नीचे आएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। भाई, हम सबसे क्यों मिल रहे हैं चीज़ों का भी हम जो है एक बेसिकली और मज़ीद लोगों को दावत दे रहे हैं। हमारी मुलाकातें हो रही हैं कि बैठ के बात करें कि जो मुल्क के बेहतरी में अगर कोई भी कहता है कि जी हमारी ज़रूरत नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए, तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, हमारे को कोई इससे फ़ायदा बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है और ना कुछ पेमेंट मिल रही है। हम तो कोशिश कर रहे हैं मुल्क के मफाद में। उसकी वजह ये है कि देखें, हमारी PTI के कई लोगों से बात हुई पसे पर्दा और वो खुद चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं वो खुद ओपनली आए और वो खुद इसको लीड करें। अच्छा, कौन लोग हैं वो? जरा थोड़ा सा नाम तो बताइएगा, क्योंकि जो PTI की आला क़यादत है वो तो ये कहती है कि इमरान खान के बगैर बात नहीं होगी, उससे आगे कुछ होगा तो ही कुछ होगा। और आप लोगों की जानिब से जो ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म को, उसमें कोट लखपत के असीरान का तो जिक्र है, उनकी रिहाई का तो जिक्र किया गया है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात नहीं हुई। तो फिर ये मामला आगे तो बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, ये तो शुरू में ही डेडलॉक का शिकार होता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, शुरू में डेडलॉक करेंगे, जब तक ये लोग रिलीज होंगे यही आगे फोर फ्रंट पे आएंगे ना, क्योंकि पॉलिटिकली ये बेसिकली ये मेच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं,
वो जो है पीटीआई को कंट्रोल कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि जी वो बाहर आए ताकि बैठ के वो बात कर सके। संजीदा लोग जब बाहर आएंगे वो इमरान खान से भी बात कर सकेंगे, वो उनकी हमशीरा से भी बात कर सकेंगे कि देखें जी ये जो है कौम को किस तरफ हम लेके जा रहे हैं, और बैठ के हम जो है मुफाहमत करें और एक सही सिमत में ले जाए जो कि मुल्क का भी फायदा हो और आवाम का भी फायदा हो। चले मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अभी तक आपके खत का जवाब क्यों नहीं दिया? अभी तक वहां से तो इतनी खामोशी है, लगता है ऐसा है जैसा कि हुकूमत को कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपके खत लिखने से। नहीं देखिए, हमारी हुकूमत के अंदर भी बात हो रही है और आपको बहुत जल्द जो है खत का भी जवाब आ जाएगा और आपको ये भी नजर आ जाएगा कि एक्टिविटीज जो है किस सतह पर जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी बताएगा कि किस सतह तक जा सकती हैं, और जिन लोगों से आप के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट में हैं, ख़ास तौर पर जो पीटीआई की क़यादत है, तो वो कौन सी वाली क़यादत है? क्योंकि पीटीआई के तो ज़ाहिर है और भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना तस्लीम करने को तैयार होते हैं, ना ही इस तरह के किसी भी डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं? देखिए इस वक्त देखें 3 धड़े बने हुए हैं पीटीआई में। एक जो कि मैं कहूँगा जो मुफाहमत चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही 100% मुफाहमत चाहते हैं। दूसरा जो मीडियोकर है, और तीसरा जो एक्सट्रीमिस्ट टोला है वो जो है मुज़ाहमत चाह रहे हैं। देखिए ना, वो वायलेंस को तरजीह दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौहर ने मुफाहमत की बात की थी, राजा साहब ने मुफाहमत की बात की थी, महमूद अचकज़ई जिनको पावर दिया गया था वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मौलाना नासिर अब्बास साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ये मेजॉरिटी में कौन है? आप खुद अंदाजा करके देख लेना। मैंने इतने सारे नाम दिए। ठीक है, आप 3 टोलों के हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि ग्रुपिंग्स हैं, 3 ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप इमरान खान को इसमें किस ग्रुप में खड़ा करते हैं? वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? देखिए उसके लिए कि मैं इस वक्त मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है, और देखिए हर आदमी कहता है कि जी इमरान खान जो है उनसे ये बात हुई है, उनसे ये बात हुई है। ये तो सब स्पेकुलेशन ले रहे हैं ना। देखिए आज कितने अरसा हो गया कि इमरान खान साहब से किसी की बात ही नहीं हुई है, ना मुखला की हुई है। लेकिन आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? आपको तो सबसे पहले ही उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी ना। देखिए पहले हम चाह रहे थे कि जो है प्रोसीजर के थ्रू पहले जो है शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोगों से मिले, एक माइंडसेट लेना कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट क्या है। अगर सबका माइंडसेट वायलेंस का है, महमूद मौलवी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये नहीं ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप इमरान खान साहब को किस कटहरे में खड़ा करेंगे, कौन से ग्रुप के साथ खड़ा करेंगे? क्योंकि वो तो ज़ाहिर कहते हैं कि जिस तरह उनके तो जो मुतालबात हैं वो सबके सामने हैं। वो कहते हैं कि जो इलेक्शन है उसको रिवर्स कर दें और जो आइन की बहाली है वो असल सूरत में बहाल कर दिया जाए। सो ये तो वो उनके मुतालबात हैं और वो कहते हैं इसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को कौन से ग्रुप में आप खड़ा करेंगे? देखिए मैं इमरान खान साहब को जो देखिए पुराने जितने हम लोग हैं वो इमरान खान साहब को वायलेंस में तो कभी खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो वायलेंस को मानते ही नहीं थे पहले। अब अगर कुछ लोगों ने उनको जो है उनके माइंड में वायलेंस है ये डाला तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर इमरान खान साहब जब तक हम पीटीआई में थे और सारे लोग आज भी मेजॉरिटी वो वायलेंस के तो अगेंस्ट थे। तो आपको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई है जी, ऑलराइट, यानी आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते? देखिए मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान साहब वायलेंस की तरफ कभी जाना नहीं चाह रहे थे। अब अगर किसी लोगों ने या उनको देखे ना आज न्यू माइंडसेट उनको लोगों ने डाला है तो उसके ऊपर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता हूँ, मगर पुराने जितने लोग हैं और जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे जो कि आज भी है, वो ये कहेंगे कि इमरान खान वायलेंस को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सही है। अच्छा सर, आप लोगों के साथ के जो लोग हैं फवाद चौधरी वगैरह, वो उनकी जानिब से बार बार कहा जाता है, उनका ट्वीट भी मौजूद है, वो कहते हैं कि आप कोई स्टेप लें और बानी पीटीआई से मुलाकात करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो आप इमरान खान से आने वाले वक्तों में मुलाकात का इरादा रखते हैं? क्योंकि अभी तक तो आपकी जानिब से इसका तज़किरा तक नहीं किया गया है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा देखिए टेम्परेचर्स नीचे आ जाए उसके बाद होगा ना। देखिए जल्दबाजी में जो है किसी को भी फायदा नहीं होगा। टेम्परेचर जब तक नीचे नहीं आएंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी उसके बाद डेफिनेटली मुलाकात होगी। क्यों मुलाकात नहीं होगी?
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो आप लोगों की पार्टी है उनको फिर कहाँ पर वो स्टेप डाउन करती हुई नजर आ रही है इस सारे मामले को लेकर कि तहरीक चलानी है, तो आपको समझते हैं कि तहरीक के साथ साथ डायलॉग हो सकता है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, तहरीक जो है ना इस वक्त चलेगी, आप देख लेना, वो अभी मजीद जो है उसको डिले किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहना कुछ और है, करना कुछ और होता है। मैं जो है ना, आप भी जलसों में देखते हैं जो नारे लगते हैं वो और होते हैं और रियलिटी और होती है। देखिए ना, जैसे कह दिया 8 फरवरी को हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स है। आप एक शहर तो बंद करके दिखाए ना, पूरा पाकिस्तान तो दूर की बात है। आप कराची को बंद कर दें, आप लाहौर को बंद कर दें, इस्लामाबाद बंद कर दें, कोई एक शहर तो करें, पूरे मुल्क को आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ना, ये इमेच्योरिटी है। अगर आपको अंदाजा है कि एक दिन ये पहिया जाम होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? अरबों रुपए का नुकसान है मुल्क को, अरबों रुपए का। बजाय ये अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन असद कैसर साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो भी ये बात करते हैं कि हम तो 8 फरवरी को पहिया जाम करके या मुल्क को बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। देख लेते हैं ना, वो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। देखिए मैं आपको आज बता दूं, ये जो चीज हल होगा मुफाहमत से टेबल पे ही बैठ के होगा। जितना जिसको कोशिश करना है, पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं ना, आपके सामने 3 साल से मुजामत करने की कोशिश कर रहे हैं, वायलेंस के ट्राई कर रहे हैं। 26 मई भी आपने देख लिया, उससे पहले भी देख लिया, रिजल्ट्स क्या निकले? ठीक है। अच्छा, आपने बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बजाए, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर इस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं तो आपके इस मुफाहिमती मिशन को लोग NRO का नाम देंगे? क्योंकि माजी में भी जिस तरह हमने सेटलमेंट्स होती हुई देखी है, फिर NRO का ही नाम दिया गया उसको। देखिए आप नाम जो भी दें, एक चीज आपको बता दूं, बिना सेटलमेंट कुछ नहीं होगा। देखिए ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जी फलाना ऐसे हो जाएगा, यही इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, वो अंदर भी जाके इमरान खान को भी यही देते हैं कि लाखों लोग खड़े हैं, 10 लाख लोग आ जाएंगे, 8 लाख लोग आ जाएंगे, 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो ये रियलिटी को फेस करें ना। आज मुझे बताएं ना, कहाँ है लोग? हम पहिया जाम कर देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। आज तक कोई पूरे पाकिस्तान को बंद कर सका है? मुझे कौन सी पार्टी है, मुझे बता दें, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद किया? वो एक पार्टी का नाम तो बता दें मुझे। ठीक है, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अहम मामला डिस्कस हो रहा था। आगे आने वाले दिनों में जो मुफाहिमती कमीशन रुख इख्तियार करता है, मुफाहिमती कमेटी क्या कुछ करने जा रही है, इसका तज्जिया दे रहे थे, इस पर बात कर रहे थे, और साथ ही साथ एक खबर भी दे गए हैं कि बहुत जल्द उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे और आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उस खत का जवाब भी देगी जो कि अभी तक ऐसे ही पड़ा है। प्रोग्राम में साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत की हंडिया तेज आग पर पक रही है, ग्रैंड डायलॉग का शोर है लेकिन संजीदगी नापैद है। बिलावल भुट्टो जरदारी PTI को इंतहा पसंदी छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। तलाल चौधरी कह रहे हैं कि बातचीत शख्सियत से नहीं मुश्तरका एजेंडे पर होगी। दूसरी जानिब PTI है जो शख्सियत से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। सवाल यह है कि वो एजेंडा कहाँ है, वो मेज़ कहाँ है और वो नियत कहाँ है जो सियासी दर्जा हरारत कम कर सके। उधर PTI भी तजब्जुब का शिकार है। स्ट्रीट मूवमेंट या फिर मुज़ाकरात, सियासत ठंडी होगी या टकराव मजीद बढ़ेगा। अगर ग्रैंड डायलॉग वाकई मतलूब है तो फिर उसकी राह में रुकावट है कौन, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? मुश्तरका एजेंडा है क्या वो तहरीरी है, अवाम के सामने है या महज बयानबाजियाँ हैं? PTI वाज़े क्यों नहीं कर पा रही कि स्ट्रीट मूवमेंट या फिर मुज़ाकरात दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? हुकूमत पर बढ़ता दबाव है, मईशत कमज़ोर है और सियासत तसादुम की जानिब गामजन है। सारे मामले पे बात करेंगे। हमें सीनियर पैनलिस्ट और एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, साराना साहब और हमाद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। हमाद साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये ग्रैंड डायलॉग की बातें हैं लेकिन ग्रैंड डायलॉग है किधर? देखिए मसला ये है कि हमारी सियासत की मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, और उसमें ज्यादा मुर्द इल्जाम सियासतदानों को ठहरा भी नहीं सकते और ठहरा भी सकते हैं। ठहरा इसलिए नहीं सकते कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी कभी रही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख बहुत ज्यादा रहे, जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, आईन और कानून को सुपरमेसी नहीं मिली,
सियासतदान डायलॉग की तरफ बढ़े नहीं, उनकी कमजोरी है। वो यकनुकाती एजेंडे पर कभी आए नहीं कि आईन और कानून को बालादस्त बना ले। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। अब जिस ट्रैक पर इस वक्त तो हुकूमत है या जो रियासत है, वो आइडियल तो हिरगिज नहीं, लेकिन कुछ इंडिकेशंस अच्छे हैं। यानी कम अज कम मार्शल्लाह तो नहीं है, पार्लियामेंट तो कायम है, कई को बहुत सारी सियासी जमातें इब्तिला और आजमाइश में नहीं है, जिस तरह मार्शल्लाह में होता रहा। पूरी MRD जो थी वो रडार पे थी, पूरी MRD की क़यादत जेलों में थी, कारकुन जेलों में थे, कोड़े बरसाए जा रहे थे। एक जमात PTI अगरचे मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उसमें बहुत सारा कसूर PTI का भी है। यानी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उन्होंने क्यों इस हवाले से काम नहीं किया? जब जस्टिस विकार सेठ का फैसला आया तो इमरान खान उसके खिलाफ खड़े हुए थे। जब सियासी डायलॉग की बात की जाती तो इमरान खान चोर डाकू कहते सबको। इसी तरह मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ साहब GT रोड पर माजूली के बाद निकले तो उन्होंने वोट को इज्जत और सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया, लेकिन फिर बरामद किया हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम हुए। तो बहुत सारी कमजोरियां भी है। हमें दो और बड़े मसाइल का सामना है। एक हमें दहशतगर्दी का सामना है, एक हमें मुआशी बहरान का सामना है। दोनों से हम नहीं निकले अभी तक। देखिए, जब तक सियासी ग्रैंड डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट के हक में भी जाता है, ये रियासत के हक में भी जाता है, और ये सियासत के हक में भी जाता है, कब तक इस तरह की सूरत हाल चलेगी? कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, एक तवाज़ुन और एतदाल की जानिब बढ़ना होगा। जब तक हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे मसाइल में कमी नहीं आएगी। हमारे मसाइल कोई इतने ज्यादा खौफनाक भी नहीं है। हम बेहतरीन खित्ते में हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं, हमारी जमीन मिनरल से भरी हुई है, हमारी जोग्राफियाई अहमियत बहुत है, लेकिन हमारे अंदरूनी मसाइल पर हम काबू नहीं पा सके हैं, और यही वजह है कि हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सही। निसार राना साहब, ये डायलॉग्स कहाँ हो रहे हैं? ये बातें इतनी बड़ी बड़ी बुलंदोबांग दावे, ये कहीं अगर आपको होते नज़र आ रहे हैं, ज़मीन के किस हिस्से पर हो रहे हैं ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बातें ही हैं, खबरें हैं और सिर्फ दावे हैं। नहीं, मैं तो रोज़ देख रहा हूँ डायलॉग। आप मसरूफियत की वजह से नहीं देख पा रही। मैं रोज़ शाम को TV ड्रामे देखता हूँ, उसमें बड़े शानदार डायलॉग होते हैं। तो डायलॉग तो हो रहे हैं, लेकिन जो मुल्क की मुफाद के डायलॉग है ना, वो कहीं पे भी नहीं हो रहे। एक्चुअली हमारे सियासतदान सारे ही अपनी अपनी अना की छोटी छोटी सी खोलियों के अंदर ना छुप के बैठे हुए और उसे बाहर आने को तैयार नहीं है। इसी तरह हमारे बहुत सारे फैसला कुन जो लोग हैं, वो भी शायद माफ़ी देने और आगे बढ़ने, माफ़ी देने पे ये नहीं अभी वो राज़ी हो रहे। तो इन हालात में इन डायलॉग्स का फ़ायदा भी कोई नहीं है। डायलॉग्स होते हैं जब दोनों कुव्वतें कुछ लो और कुछ दो की पोजीशन में होती हैं। तो अगर जिससे आप डायलॉग हुकूमत से करेंगे वो इस पोजीशन में है कि कुछ दे सके, उसने तो अभी तक अचकज़ई को नहीं बनने दिया है, कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेट के अंदर राजा नासिर को नहीं बनने दिया। तो या तो वो ये कहें कि हम पार्लिमानी रवायत को नहीं मानते, या वो ये कहेंगे हम मजबूर है, उफल्ला कुछ कह भी नहीं सकते। दोनों में से एक बात का इंतखाब कर लें। अगर एक CM वजीर आजम को ये कहता है कि भाई अब मैंने मिलना है, और वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? अच्छा, अब इन सारे हालात में आप डायलॉग की संजीदगी का अंदाजा कर लें। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, दूसरी तरफ उनका एक वजीर कहता है जी वो इमरान खान को भूल जाए, फरवरी तक कोई मुलाकात होना। तो वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? ये तो फैसले अदालतों ने करने, या क्या कहते हैं जो जेल की इंतजामियत ने करने। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हुकूमत सिर्फ क्या कहते हैं पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला करती फिर रही है। इनके पल्ले है कुछ नहीं जो ये मुज़ाकरात करें। यहाँ इसमें एक पॉजिटिव निसार राना साहब, अदालतों के पास जो है उसको भी तो PTI नहीं मानती है।
ऑब्वियसली बात है, वो तो सबके सामने बार बार कह चुके हैं कि हमें तो इन पर भी एतराज़ है, इन पर भी भरोसा नहीं है। तो फिर पीटीआई के पास अब ऑप्शन क्या रह जाता है? ये ग्रैंड डायलॉग किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अब जाहिर है वो इमरान खान से मुलाकात हो नहीं पा रही है, दूसरी जानिब तहरीक जो चलाई जा रही है उसके ऊपर भी बातें उठ रही हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास अब? देखिए, मैं अब अगर कुछ कहूँ, आप अगली दफ़ा मुझे ना ही बुलाएं तो फिर फ़ायदा क्या? मैं आपकी बात को ये ऐसे नहीं कह सकता कि आपने ये तो कह दिया कि पीटीआई अदालती फैसलों को नहीं मान रही, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि अदालतें जो फैसला कर रही है उसे हुकूमत क्यों नहीं मान रही। क्या जेल सुप्रीडेंट अदालत का कोई फैसला मान रहे? क्या अदालतें बार बार कहती हैं मुलाकात कराओ, वो मान रहे? क्या अदालतों ने जब जमानतें दी और लोग जमानत से बाहर नहीं आ सके तो लोगों ने माना? पीटीआई ने कौन सा फैसला अदालत का जो नहीं माना? हाँ, फैसलों पे एतराज करना मेरा हक है, मैं भी करता हूँ। अगर कोई फैसला आ जाता है तो आईन इजाजत देता है कि आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत को जो अदालतों ने आर्डर दिए उन्होंने क्यों नहीं माने? और क्यों नहीं कहना मैं अदालतों के कहने पे इमरान खान से मुलाकात करवाई गई? सो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं, ये आप तो छोटी हैं, हमाद भाई को शायद याद हो, हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, तो गुड्डे गुड़िया की शादी करते थे, तो हमें भी पता होता था कि शादी से कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, लेकिन हम इस एतमाद से वो शादी खेल रहे होते थे कि जैसे ये वाकई शादी हो रही है। तो अब इन मुज़ाकरात से कोई प्रोडक्शन तो भी होनी नहीं, तो ये करते रहे जो मर्जी। शहबाज साहब हो सकता है उन्हें कहा हो ताकतवरों ने कि चलें आप बात कर लें, और वो उनके नुमाइंदे के तौर पे बात करना चाह रहे हो, फिर तो बात समझ आती है कि वो ये कहें कि जी मैं मुस्लिम लीग के एजेंडे के मुताबिक नहीं मैं मुज़ाकरात कर रहा, मुझे तो जिनके सर पे मैं यहाँ पे हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि बातचीत करो तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर बात समझ आती है और ये फिर बात हो भी सकती है, कोई शक नहीं है इसमें। सही है। तो हमाद साहब, ये शादी चलें गुड्डे गुड़िया की शादी ही ले ली जाए, लेकिन उसमें भी दो पार्टियां होती हैं ना, दो फरीक होते हैं ना आमने सामने, दोनों को बराबर का वक्त भी दिया जाता है, सुना भी जाता है और फिर अदला बदला होता है ना। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या होने क्या जा रहा है? ये आगे आने वाले दिनों में कोई हल इसका निकलता नजर आएगा या सिर्फ महज दावे और बातें ही रहेंगी? देखिए, इसार राना साहब ने जो मिसाल दी वो बहुत कमाल की मिसाल वाकई दी। वो दोनों हमारी रवायतें, ना हमारे कभी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और न हमारे गुड्डा गुड्डी की शादी से कुछ बरामद होता था। तो ये वाकई इस तरह, लेकिन ये हो क्यों रहा है? सवाल ये कि हो क्यों रहा है। मैंने कल इसार राना साहब और मैं दोनों एक साथ एक शो में थे, मैंने वहां पर भी ये बात की थी और उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सियासतदान ऐसे भी इससे मुबर्रा नहीं है कि उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर है और उनकी जिम्मेदारी बहैसियत सियासतदान जमहूर की सुपरमेसी और आईन की सुपरमेसी है। क्या वो उसको बचा पाए? जिस तरह एक फौजी की जिम्मेदारी अपनी सरजमीन को बचाना होता है, जिस तरह एक डॉक्टर की जिम्मेदारी मरीज को बचाना होता है, जिस तरह एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी जराइम पर काबू पाना होता है, इसी तरह एक सियासतदान की जिम्मेदारी ये है कि वो आईन को बचा ले, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को बचा ले। लेकिन क्यों नहीं बचा पाए? ये तो कोई बहाना नहीं है कि भाई सियासत कमजोर है, एस्टेब्लिशमेंट हावी है और यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ, रोना धोना हमेशा। भाई ये चीजें नहीं चलेंगी मजीद। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। आप क्यों आईन को सुपरमेसी नहीं दे सके? आप क्यों बार बार फेल होते जा रहे हैं? आप क्यों दिफाई पोजीशन पर हमेशा रहे? क्यों आप आगे नहीं बढ़ सके? पूरी दुनिया में इस तरह होता रहा, खौफनाक बादशाहतें रही, डिक्टेटरशिप रही। हमाद साहब, जो ये बात कर रहे हैं, जिनके हवाले से आप बात कर रहे हैं सियासतदानों की, उनको तो ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो आइन की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आइन को बचाने के लिए हो रहा है और बिल्कुल जमहूरियत और आइन के मुताबिक हो रहा है। तो आइन की बालादस्ती के लिए क्या हो रहा है? क्या मुंतखब वज़ीर आला, यानी मैं बहुत क्रिटिक हूँ पीटीआई का, लेकिन मैंडेट तो उनके पास है ना, इससे इनकार तो नहीं है कि पुख्तनख्वा में उनके पास मैंडेट है। तो 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, 91 सीटें वो जीत गए, तारीख साज कामयाबी थी। और उसी असेंबली का मुंतखब वज़ीर आला आकर सिर्फ एक मुलाकात की दरख्वास्त करता है और मुंतखब वज़ीर आज़म कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, और फिर वो मुलाकात नहीं हो पाती।
तो कहाँ है आइन की बालादस्ती? आइन की बालादस्ती तो मुझे ये सिखा रहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो होंगे वो कस्टोडियन ऑफ द कंट्री होंगे, उनके पास इख्तियारात होंगे, क्योंकि वो उसे अवाम ने मुंतखब किया है। लेकिन क्या हमने मुंतखब वज़ीर आज़म को उस शक्ल में देखा जो जमहूर ने उसे दिया है? हमने तो उन्हें फांसियों पर झूलते देखा, हमने तो उन्हें जलावतन होते देखा, हमने तो उन्हें कालकोटली और सलाखों के पीछे देखा, हमने तो उन्हें अदालतों के कटेरों में देखा। तो ये अगर हुआ है तो इसमें सियासतदानों का बहुत कसूर है। वो क्यों नहीं बचा पाए आईन और कानून को? वो क्यों जमहूरियत को बालादस्ती नहीं दे सके? हम उनको अब तो मैं जो बात कर रहा हूँ, गालिबन पहली बार मैं ये बात कर रहा हूँ और अभी तक मीडिया में इस हवाले से बात नहीं हुई है कि सियासतदान कसूरवार हैं, वो क्यों दिफाई पोजीशन पर रहे? भाई आप आगे बढ़े, आप ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाए, मकालमे को आगे बढ़ाए। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काट चुके, लेकिन बाहर आए तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फोरम को ले आए, तो सब लोगों के साथ डायलॉग किया, मामलात आगे बढ़ाए, जनूबी अफ्रीका चल पड़ा। ये तमाम दुनिया में इस तरह होता है। आमरीतें आई, बादशाहतें आई, डिक्टेटरशिप आए, बहुत सिविलियन आमिर आए, हिटलर और मस्सोलिनी जैसे लोग आए, लेकिन उन ममालिक को सियासतदानों ने निकाला उस एरा से और आगे की तरफ चल पड़े। हमारे सियासतदानों ने क्यों हमें नहीं निकाला? ये इनकी नाकामी है। ठीक है, सही। इसार राना साहब, अब ये आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल भी कह चुके हैं, आज भी उनका वही स्टेटमेंट है, वो बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई को और बानी पीटीआई को इंतशार की सियासत को छोड़ना होगा, तब जाके इनके लिए कोई राहें आसान हो सकेंगी और फिर डायलॉग की जानिब बढ़ा जाएगा। एक जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? जब तक हम उस जमात को आगे नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक भी हमारी जो मईशत है, जो सियासत है, वो कमज़ोर ही रहेगी। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मूड क्या है? और फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इत्तेहाद करके बैठी हुई है गवर्नमेंट के साथ, वो किस तरीके से फिर इस मामले को आगे बढ़ा सकती है? उसका क्या किरदार है? देखिए, बिलावल की कल मैं तकरीर सुन रहा था और आसिफ अली जरदारी की, तो मुझे उन दोनों पे बड़ा तरस आ रहा था। वो बेचारे, मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे कम बात की और हमारी भारत से शिकस्त को ज़्यादा डिस्कस किया। तो मुझे दुख हो रहा था कि हमें अपनी नौकरियां बचाने के लिए कहाँ कहाँ किस किस तरह पापड़ पेलने पड़ते हैं और किस तरह हम लोग अपनी पार्टी के नैरेटिव को अपने पैरों तले दबा के, मुझे बिलावल को मैं भांजा कहता हूँ अपना ना, और मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद को अपनी बहन की तरह समझता था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा मेंटोर है, पहला इश्क है सियासी। तो मुझे दुख हो रहा था और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी कुर्बानियां पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के लिए भुट्टो खानदान ने दी हैं वो में कहीं कम ही मिसाल मिलती है। लेकिन जो बेचारे अब उनकी पोजीशन हो गई है ना, वो बड़ी मिजरेबल, बड़ी मुझे दुख वाली लगती है। कल वो स्टेज पे जैसे तारीफें कर रहे थे और वो कर रहे थे, भाई पाकिस्तान ने इंडिया को हराया ये पूरी दुनिया को पता है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उसको हेड किया और अपनी सलाहियतों से इंडिया को हराया, पूरी दुनिया को पता है। ट्रंप 60 दफा ये बात का कह चुका। आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, आप छोड़ दें उसके पीछे के मौला खुश रखे साढ़े चीफ ने, देखो साढ़े से बान ले सेरे, वो आपने क्या किया भाई? आप अपना जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने तो जरदारी साहब के, इमरान खान के खिलाफ महंगाई मार्च किया था, तो महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल की तुम लोगों ने आके? कराची के अंदर एक कुत्ते ने 28 लोगों को काटा है, उसमें जमहूरियत पसंद कुत्ते को सलाम पेश करता हूँ, जिसने किसी की तफरीक नहीं रखी। उन्हें बकरी को भी काटा, मुर्गी को भी काटा, उस वाले मामले पर भी आज स्टेटमेंट आ गया है ना, मुर्तज़ा वहाब साहब का स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम जब कोशिश करते हैं कुछ भी करने की, तो जो जानवरों को पसंद करने वाली शख्सियात हैं वो हमारे ऊपर केस दायर करने की बातें करती हैं। खैर, अच्छा, तो आप केसों से बड़े डरने वाले? डंपरों ने कराची के अंदर लोगों की जिंदगियां तबाह कर ली। जनाब अली, आप गटरों के ढक्कन नहीं लगा सके, गटर के ढक्कन लगाने पे भी आप पे कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपने जो डंपरों को क्या नाम है काबू नहीं कर सके, इस पे भी कोई आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो मुकदमे से डरते हैं, अगर आप इतने डरू हैं, बाजी डर गई तो बाजी घर बैठ जाए जाके।
जिसने काम करना है वो इन बातों से डरेगा कि यार अगर हमने पागल कुत्तों को काबू किया तो लोग हम पे वो ना करते, तो फिर आप घर बैठ जाए भाई जाके, ढूंढने वाले थे जो जिन्हें को इन बातों से डर नहीं लगता, कोई डिसीजन ले सकते हो। राइट। हमाद हसन साहब लास्टली कमेंट कर दीजिएगा कि ओवरऑल सिचुएशन कब जाता कहां देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इसाराना साहब बोलिए। फिर आप हमाद भाई की तरफ जाएगा। हमाद भाई ने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी ना, तो लेकिन उसने जब वो बाहर आया था ना, तो उसकी बीवी जिसने उसके साथ मुश्किलात में 38 साल गुजारे थे ना, जब उसने देखा ना कि मेरी बीवी करप्ट है तो उसने उसे तलाक दे दी थी। करप्ट लोगों के साथ मंडेला भी नहीं खड़ा हुआ था। हमाद हसन साहब कहिएगा ये मामला कहाँ जाता आप देख रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या होने क्या जा रहा है, ये कुछ इसका हल निकलता हुआ नजर आ रहा है या सब कुछ एक दफ़ा फिर से बैकफुट पे चला जाएगा हमेशा की तरह? नदिया, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक और उम्मीद परस्त आदमी हूँ। मैं तो कभी मायूस नहीं होता, नाउमीदी मेरी सरिश्त में नहीं है। देखिए ये हकाइक तो हमारे सामने हैं, यानी जो गुज़श्ता 70-80 साल से हमारी सियासत और हमारा आईन कानून भुगत रहा है, तो वो तो हमारे सामने है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाई देने लगी। एक ये कि इस सोशल मीडिया ने शऊर नहीं दिया, लेकिन इसने आवाज़ को बुलंदी और फ्रिक्वेंसी में इजाफा किया। इसार राना साहब जानते होंगे कि अयूब दौर में स्टूडेंट्स निकले थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स कमाल के सियासी कारकुन थे, वो शऊर से लेस थे। फिर PNA तहरीक में स्टूडेंट्स निकले, MRD में स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे, यूथ थी, लेकिन वो इस तरह की यूथ नहीं थी जो हमारे सामने है। ये इस तरह के गालम गलोच वाली यूथ नहीं थी, वो शऊर और सियासी बेदारी से कह रहे हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपका पॉइंट आ गया है। इसाराना साहब हमारे साथ मौजूद है, हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। ये मईशत, ये सियासत और ये सारी सिफारत, ये क्या रुख इख्तियार करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ये तो ज़ाहिर है वक्त ही बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं वो सिर्फ बातें ही बातें हैं, महज दावे हैं। अभी ग्राउंड रियलिटीज़ पे कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।